सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बेनायन के बारे में पढ़ा था। एक आध क्वेश्चन भी बनाए थे। एक आध क्वेश्चन और बनाएंगे अभी कार्बेनायन पर। उसके बाद आज हम लोग एक और इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। तो आइए एक आध क्वेश्चन पहले बना लेते हैं कार्बेनायन पर। Which of the following कार्बेनायन is most stable? Which of the following कार्बेनायन इज मोस्ट स्टेबल? ऑप्शन दिया हुआ है OCH3, सॉरी, CH2 माइनस OCH3, B CH2 माइनस NO2, CH2 माइनस CH2 माइनस NH2। हमको बताना है कि इसमें सबसे स्टेबल कार्बेनायन कौन सा है। इसका नाम है पारामिथॉक्सी बेंजाइल कार्बेनायन, पारा नाइट्रो बेंजाइल कार्बेनायन, बेंजाइल कार्बेनायन, पारा एमिनो बेंजाइल कार्बेनायन। इन चारों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है बताना है। तो हमने एक रूल लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है, जबकि
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये +R है। क्यों? हमने कहा था ना की एटम कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो इस पर लोन पेयर है, तो की एटम पर लोन पेयर या हो तो +R। प्लस माने डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 -R ग्रुप है, देख लीजिएगा जहाँ +R -R हमने समझाया था, और ये फिर +R है। तो ये जो +R वाला है, प्लस माने डोनेटिंग ग्रुप, ये स्टेबिलिटी को घटाता है, जबकि ये -R माने विड्रॉइंग ग्रुप ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनायन है पारा नाइट्रोबेंजाइल कार्बेनायन। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों का वो लाइन ही काफ़ी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसी तरह से ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कार्बेनायन के बाद आइए अब हम लोग एक और इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जिसे हम लोग कई बार कार्बन फ्री रेडिकल भी नाम लिखते हैं। सिंपली फ्री रेडिकल लिखा रहता है, जबकि इसका पूरा नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। सबसे पहले फ्री रेडिकल का डिफिनेशन क्या है, इसको लिखेंगे हम लोग। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है, तो इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखेंगे। द न्यूट्रल स्पेसीज species having an odd electron on a trivalent carbon are called कार्बन फ्री रेडिकल, या सिर्फ फ्री रेडिकल भी नाम आप लिख सकते हो, या इसका पूरा नाम होगा कार्बन फ्री रेडिकल। ये देखिए, ये न्यूट्रल स्पेसीज होते हैं, इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता है, चार्ज इज 0। ट्राईवैलेंट कार्बन होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, जिसमें ये लगा हुआ है R1, R2 और R3। और इस ट्राईवैलेंट कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये R1, R2, R3, these may be hydrogen, may be alkyl group,
मे बी एराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ऑल मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। तो ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। इस तरह के फार्मूला, जिस किसी फार्मूला में भी कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाए और उस पर एक ऑड, सिंगल या अनशेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, ऐसे ही स्पेसीज फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तीनों H होगा तो हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। एक CH3 2 गो H होगा तो इथाइल। इस तरह से नाम लिखने का तरीका इंटरमीडिएट का जो कार्बोकेटाइन में हमने आपको समझाया है, सेम उसी टाइप से, बस फ्री रेडिकल जोड़ते जाएंगे। फ्री रेडिकल्स के कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए। फीचर्स, जिसमें पहला फीचर है, पहला प्रॉपर्टी है कि ये होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनते हैं, जबकि कार्बोकेटाइन कार्बेनायन हेट्रोलिटिक फिशन से बनता था। दे फॉर्म बाय होमोलिटिक fission of bond। दूसरा, जिस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 6 और 1 यहां पर 7 होना चाहिए था 8। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के वजह से ये रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन को तो ये 8 पूरा करना चाहेगा। सो दिस इज रिएक्टिव। कार्बन with odd electron has 7 electron only, so रिएक्टिव। इसलिए ये रिएक्टिव है, चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहीं भी ये रिएक्शन करने को तैयार हो जाएगा। इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण दीज आर पारामैग्नेटिक, जबकि कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन डायामैग्नेटिक था। पारामैग्नेटिक इन नेचर, पारामैग्नेटिक इन नेचर। जिस कार्बन में ऑड इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2। कार्बन with odd electron has sp2 hybridization जिस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, तो 3 होगा तो sp2 होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 जरूर है, लेकिन इसका शेप क्या होगा इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन में जो ये ग्रुप लगा हुआ है R1, R2, R3, इसके बेसिस पर इसका शेप कभी कुछ और कभी कुछ हो जाता है। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल, जैसे ट्राइफ्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, जैसे अल्काइल फ्री रेडिकल, सब में डिफरेंस आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए इसके शेप को एग्जैक्टली आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल ये प्लेनर शेप होता है, प्लेनर शेप, जबकि ट्राइफ्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल का शेप पिरामिडल होता है, पिरामिडल शेप। अल्काइल फ्री रेडिकल का शेप पिरामिडल शेप। इसलिए डिपेंड करता है कि उस कार्बन जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन है उसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं या एटम लगा हुआ है, उस बेसिस पर उसके शेप वैरी करते हैं। इसलिए इसके शेप को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर से एक बार, कार्बोकेटायन कार्बेनायन के तरह यहाँ भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जानना है, स्टेबिलिटी। कौन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसका कम, इसको चूंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही पूछा जाता है, तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस तीनों से एक्सप्लेन करते हैं। किसी केस में हाइपर कंजुगेशन हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, किसी केस में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और किसी में रेजोनेंस होगा। लेकिन इनमें ज़्यादातर या तो हाइपर कंजुगेशन यूज होता है या फिर रेजोनेंस। द स्टेबिलिटी is mainly explained by hyperconjugation and resonance। कई बार इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली इसके स्टेबिलिटी को आइदर हम लोग हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं या फिर कहीं कहीं रेजोनेंस से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स। जैसे ये कुछ फ्री रेडिकल हम लेते हैं,
CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3 CH2 क्या नाम है? इथाइल फ्री रेडिकल। CH3 CH CH3 नाम है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। CH3 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 नाम है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये 4 फ्री रेडिकल हमने लिया, 1 2 3 4, 4 फ्री रेडिकल लिया। इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है, क्योंकि हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था कि किसी भी अनसैचुरेटेड सेंटर के अल्फा कार्बन पर H हो तो हाइपर कंजुगेशन होगा। अनसैचुरेटेड सेंटर किसको बोले थे हम लोग? तो पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर कई अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ हाइपर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेगा। इसमें 3 इधर 3 इधर 6 बनेगा, इसमें 9 बनेगा, जबकि इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो इसमें बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें 0 बनेगा, इसमें 3 बनेगा, इसमें 6 और इसमें 9। और जैसे जैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है इथाइल फ्री रेडिकल, इससे ज़्यादा स्टेबल आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, इससे ज़्यादा टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये जो इथाइल फ्री रेडिकल है ये एक प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी कार्बन पर। ये एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें सेकेंडरी कार्बन पर है, जबकि ये एक टर्शरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन टर्शरी कार्बन पर है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा, उससे भी ज़्यादा टर्शरी फ्री रेडिकल। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल था, इनमें हमने इन फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी को क्या चीज़ से एक्सप्लेन किया? हाइपर कंजुगेशन से। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा। ये देखिए, ये है एलाइल फ्री रेडिकल। ये है दूसरा नंबर में हम लोग लेते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। तीसरा
डाइफेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। और चौथा नंबर में हम लेते हैं ट्राइफेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। इन सभी में रेजोनेंस है और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कितना? तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एलाइल फ्री रेडिकल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनेंगे, इसमें 4, 3 स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग के लिए +1, 2 बेंजीन रिंग है तो 3 + 3 +1 7 बनेंगे। 3 बेंजीन रिंग है तो हर रिंग के लिए 3 3 3 9 और +1 10 बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एलाइल फ्री रेडिकल में 2 बनते हैं, इस बेंजाइल में 4, डाइफेनाइल मिथाइल में 7 और ट्राइफेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल में 10। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की गिनती बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है। मतलब एलाइल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल है बेंजाइल फ्री रेडिकल, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है डाइफेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है ट्राइफेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मेनली एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। कहीं पर हाइपर कंजुगेशन है तो कहीं रेजोनेंस, हालांकि रेयर केस में कहीं कहीं इंडक्टिव इफेक्ट भी है। बट एक लाइन फिर से तुम याद रख सकते हो, यहाँ पर वो लाइन हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल देंगे। और वो लाइन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को घटाता है। ये लाइन याद रखेंगे तो इनके अलावे भी दूसरे केस मिलेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ये लाइन हमने यहां लिखा नहीं, बोल दिया, आप चाहो तो लिख ले सकते हो। क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल while electron withdrawing group decreases the stability of free radical। ये लाइन भी आपको याद रखना चाहिए। यहां पर वैसे रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स हैं, उन रिएक्शन के बारे में भी कुछ बातें हैं जो आपको याद होगा, या फ्री रेडिकल के कुछ और कैरेक्टर को याद रखना होगा। जिसमें पहला पॉइंट है कि फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। हमने वहां कहा था कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल और कार्बेनायन न्यूक्लियोफाइल था। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इस पर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स से जो भी कन्फ्यूज़न है आपको, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट के ठीक बाद आपको हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ाएंगे। दूसरी बात, वैसे रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन का इसका रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। रिएक्शंस having free radical intermediates are fast reactions। ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। तीसरा बात, फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन के बारे में, वैसे सारे रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल होते हैं इंटरमीडिएट, वो फास्ट रिएक्शन होते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन होते हैं जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। दीज आर chain reactions which involve infinite steps। लेकिन फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, उनको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। which are divided into 3 types। एक कहलाता है चेन इनिशिएशन, स्टेप। दूसरा कहलाता है चेन प्रोपेगेशन, स्टेप। और तीसरा कहलाता है चेन टर्मिनेशन। स्टेप। और इसमें एक कंडीशन है, कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू तभी होगा जब चेन प्रोपेगेशन स्टेप में जितने भी स्टेप्स हैं वो सब एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें हीट निकलता हो। अगर चेन प्रोपेगेशन वाले पार्ट में एक भी स्टेप एंडोथर्मिक हुआ जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, तो ऐसे रिएक्शन फ्री रेडिकल द्वारा कभी नहीं हो सकते। तो फ्री रेडिकल होने के लिए, फ्री रेडिकल से रिएक्शन होने के लिए, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होने के लिए शर्त यह है कि चेन प्रोपेगेशन के सारे स्टेप एक्सोथर्मिक हों।
A reaction can take place by free radical mechanism only when all the chain propagation steps are exothermic. और पांचवा और लास्ट कैरेक्टर के ए प्राइमरी फ्री रेडिकल may undergo rearrangement या इसे डिसप्रोपोर्शनेट होना भी कहते हैं। रीअरेंजमेंट होगा या डिसप्रोपोर्शनेट होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं फ्री रेडिकल के बारे में या फ्री रेडिकल से होने वाले रिएक्शन के बारे में जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी बातें क्वेश्चन में आपको पूछता है, ऑप्शन में देता है, उसके लिए याद रखना होगा। एक आध क्वेश्चन देख लीजिए फ्री रेडिकल पर। Which of the following is not a correct statement? इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? क्वेश्चन ए, कार्बन फ्री रेडिकल is paramagnetic. कार्बन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल्स
forms by homolytic fission of bond. नेक्स्ट ऑप्शन है free radicals are neutral electrophiles. और चौथा ऑप्शन है ऑल चेन प्रोपेगेशन all chain propagation steps should not be एक्सोथर्मिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात गलत है। तो कार्बन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक है, ये बात सही है, कैरेक्टर में फीचर में लिखे हैं। फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड से बनता है, ये भी सही है। फ्री रेडिकल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये भी फीचर में था, ये भी सही है। लेकिन ये चौथा लाइन इसका गलत है, जिसमें कहता है कि सारे चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए, जो गलत है। क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल के द्वारा तभी होगा जब उसके सारे चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स एक्सोथर्मिक होंगे। इसलिए ये जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखिए, arrange the following free radicals in the increasing stability order। इन फ्री रेडिकल को इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। 1 में दिया हुआ है CH3 C। 2 में दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। 3 में दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 और 4 में दिया हुआ है C6H5CH2। इसमें देखिए ये इन तीनों में रेजोनेंस है, लेकिन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेगा, इसका भी 2, इसका भी 2, जबकि इसकी स्टेबिलिटी, ये टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट रेजोनेंस है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि इसके स्टेबिलिटी का कारण हाइपर कंजुगेशन है और बाकी तीनों इससे ज़्यादा स्टेबल है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा 4 नंबर, क्योंकि उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इससे कम इन दोनों है, इन दोनों में 2-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक मिथाइल ग्रुप है जिसके वजह से इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा और जबकि इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस भी है हाइपर कंजुगेशन, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये 3 वाला, तो ये 3 का नंबर आएगा। उसके बाद 2 का नंबर आएगा, उसके बाद 1 का नंबर, मतलब 1 से ज़्यादा स्टेबल है 2, 2 से ज़्यादा स्टेबल है 3, 3 से भी ज़्यादा स्टेबल है 4। तो इसी तरह के क्वेश्चन स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी ढेर सारे मिलेंगे, आप बुक्स में प्रैक्टिस करेंगे तो। +2 में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में भरे पड़े हैं, बैक ईयर्स के क्वेश्चन बनाओगे तो मिल जाएंगे। तो ये हमने आपको 3 इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया। आगे इसका यूजेज या एप्लीकेशन आगे आप देखेंगे। एक बताया कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बेनायन, तीसरा फ्री रेडिकल। इसके अलावे 3 इंटरमीडिएट और हैं, एक है कार्बीन, एक है बेंजाइन, एक है नाइट्रीन, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कार्बीन के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। बेंजाइन और नाइट्रीन को हम लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बीन और फिर उससे आगे देखेंगे। थैंक यू।